Assalamu alaikum student. My name is Sarasnan and today our topic is the atomic nucleus. It is second year physics chapter number 19. So in this topic हम basically nucleus की discussion करेंगे. So let's start with the definition of nucleus. Nucleus basically आप किसे कहते हैं? The central part of an atom is called nucleus. इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे रिलेटेड टू न्यूक्लियस. सो आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के सेंट्रल पार्ट को, एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं. इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और टुगेदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को बेसिकली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. कुछ बेसिक टर्म्स चैप्टर की डिस्कशन से पहले जो कि स्टूडेंट्स के पास ज़रूर होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज. द फर्स्ट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड Z और ये आप काउंट करते हैं बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन और द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज मास नंबर और जिसे न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A. मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर इसे कैलकुलेट किया जाता है इस तरह कि इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. किसी भी न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह करते हैं आफ्टर द डिस्कशन ऑफ मास नंबर एंड चार्ज नंबर वो आपके सामने मैं रखता हूँ. दैट इज़ XZA और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है XZA. मतलब चार्ज नंबर हमेशा लेफ़्ट पे होता है, मास नंबर लेफ़्ट एंड राइट टॉप पे कहीं भी हो सकता है, जिसमें ये X रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जांपल कार्बन 612. अब इस एक सिंबल से बेसिकली मैं आपके सामने कितनी इंफॉर्मेशन रख सकता हूँ कि इट्स एन एलिमेंट कॉल्ड कार्बन जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली उसका चार्ज नंबर है, दैट इज़ 6. मैं आपसे अगर ये कहूँ कि मुझे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करके दें कितना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसको बेसिकली आप N कहते हैं दैट इज़ बेसिकली A-Z. क्योंकि देखें 12 के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का सम है एंड 6 इज़ बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर एन एलिमेंट, फॉर एन एटम, तो आप बेसिकली 12 में से 6 को माइनस करें, सो यू विल गेट 6. तो बेसिकली 6 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. सो एक बेसिक सी डिस्कशन, न्यूक्लियस किसे कहा जाता है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर किसे कहते हैं और एक न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन. चलें आए थोड़ा सा और मज़ीद डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं. माय नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ बेसिकली आइसोटोप्स. आप आइसोटोप्स किसे कहते हैं? 2 or more nuclei with same protons
and different neutrons. दो और दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हों बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हों, तो वो उस एलिमेंट्स के आइसोटोप्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन 612 एंड कार्बन 613. अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास इसमें 6 हैं. और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 - 6 मतलब 6. और इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो 13 - 6 मीन्स 7. सो अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो दोनों कार्बन के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं, बट फॉर द फर्स्ट कार्बन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 6 हैं एंड फॉर द सेकेंड कार्बन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 7 है. दैट मीन्स दे बोथ आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. कुछ और बेसिक आइसोटोप्स की ही दुनिया में कुछ और डेफिनेशंस भी आपके पास हैं, लाइक आइसोबार. आइसोबार किसे कहा जाता है? न्यूक्लियाई विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट weight but different protons and न्यूट्रॉन्स. सो अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने रखूं, लाइक कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 740. दोनों एलिमेंट्स के अगर आप मास नंबर देखें तो सेम है, लेकिन अगर मैं कार्बन में आपको कहूँ प्रोटॉन्स कितने होंगे तो आपका आंसर होगा 6. और अगर मैं आपको कहूँ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें तो 14 - 6 मीन्स 8 न्यूट्रॉन्स. अगर मैं नाइट्रोजन में पूछूं आपसे प्रोटॉन्स कितने तो आपका आंसर होगा 7 प्रोटॉन्स. और अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो 14 - 7 मीन्स 7 न्यूट्रॉन्स. तो देखिए दोनों का मास नंबर सेम है, लेकिन दोनों के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है. नाउ आइसोटोप्स एंड आइसोबार के बाद आपके पास जो अगली डेफिनेशन है दैट इज़ आइसोटोन्स. आइसोटोन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियाई विद same number of neutrons. For example, carbon 613 and nitrogen 714. So protons 6, protons 7. Neutrons find करें 13 - 6 means 7 neutrons, 14 - 7 means 7 neutrons. तो न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज बेसिकली आइसोटोन्स. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग न्यूक्लियस से रिलेटेड. क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं इस वजह से हम यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन यहाँ पे नहीं है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी. ना रेडियो एक्टिविटी को भी पहले बेसिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के मेन टॉपिक्स पे आते हैं. रेडियो एक्टिविटी आप बेसिकली किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस सेल्फ disintegration of some heavy nuclei with the emission of invisible
radiations. The word spontaneous फौरन से, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन अपने आप को ख़त्म करके, of some heavy nuclei with the emission of invisible radiation, मतलब अपने आप को रेडिएशन एमिट करके वो अनस्टेबल है, वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो तमाम एटम्स विद एटॉमिक नंबर greater than 82 are naturally radioactive. वो तमाम तरह एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो जनरली अपना नेचुरली रेडियोएक्टिविटी होता है. अब इस रेडियोएक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली रेडियोएक्टिव रेस को आपकी अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए करवाया जाता है. वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि लेट्स से मैं एक लेड ब्लॉक लेता हूँ जिसमें मैंने कैविटी क्रिएट की. दिस इज लेड ब्लॉक. लेड इस वजह से कंसीडर किया जाता है यहाँ पर क्योंकि रेडियोएक्टिव रेडिएशन जो है वो लेड से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको उस एलिमेंट को लेड में रखा जाता है. तो एक ब्लॉक है उसमें मैंने कैविटी क्रिएट की, जो ये चीज़ आपको कैविटी क्रिएट हुई और इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को लाके हमने यहाँ पे रख दिया. ठीक है, और यहाँ पर हम लेड स्लिट रखेंगे ताकि वो रेडिएशंस इन अ स्ट्रेट लाइन जाए. और यहाँ पे हम फोटोग्राफिक स्क्रीन रखेंगे क्योंकि रेडिएशंस हैं, जब वो फोटोग्राफिक स्क्रीन को हिट करेंगी तो उस पर स्पॉट्स बनेंगे. जब हमने ये इस तरीके से अरेंजमेंट करी तो हमें रेडियोएक्टिव रेडिएशंस जो हैं वो अगेन फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर एक जगह पे स्पॉट बनाते हुए नज़र आए. देखिए यहाँ पे. अब जब हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की तो हमें यही रेडिएशंस जो हैं वो 3 जगह पे स्पॉट बनाते हुए नज़र आए. ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो गई वो नेगेटिव रेज हैं क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पे जो गई वो पॉजिटिव रेज हैं क्योंकि वो साउथ की तरफ जा रही हैं. और इसमें हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव को इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि ये देखें तो ये डिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रही हैं, ये डिफ्लेक्ट कम हो रही हैं. पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्ट कम हो रही हैं, नेगेटिव रेज डिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रही हैं. और जो रे अनडिफ्लेक्ट गई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज़ अनडिफ्लेक्टेड जाएगी, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है. तो अब हमने इन तीनों रेस को नाम दिए. दिस इज़ कॉल्ड बीटा, दिस इज़ कॉल्ड गैमा एंड दिस इज़ कॉल्ड अल्फा. तो ये वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया. नाउ उसके बाद हम इन तीनों रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. सबसे पहले तो अल्फा रेस को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं. बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और गैमा रेस को हम न्यूट्रल रेस कहते हैं. नेचर वाइज अल्फा रेस कंसिस्ट of 2 protons and 2 neutrons.
सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अल्फ़ा रेस का मुझे चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर बताएं, तो इट इज़ 2, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स 2 हैं। और मास नंबर की मैं बात करूँ तो दोनों का सम करें, 2 + 2 मीन्स 4, तभी आप अल्फ़ा को 2, 4 कहते हैं, विच इज़ हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा रेस को हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और गैमा रेस को हाईली एनर्जेटिक शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे इसकी तीनों की स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अल्फ़ा रेज हैं वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। बीटा रेज आर मूविंग विद हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और गैमा रेज क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो हम ये बात पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ में जो अगली प्रॉपर्टी है वो है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन बेसिकली आप किसे कहते हैं? टू पास थ्रू। पेनिट्रेशन किसे कहते हैं? टू पास थ्रू। और पेनिट्रेशन पावर बेसिकली डिपेंड करती है स्पीड पे। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे स्लो मूविंग जो है वो अल्फा रेज हैं, तो दैट मीन्स उनकी पेनिट्रेशन पावर बड़ी कम होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये 1 से लेके 2 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट कर पाती हैं इन एयर। बीटा रेस की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है मोर देन अल्फा बट लेस देन गैमा। इनकी पेनिट्रेशन पावर इज 1 से लेके 2 सेंटीमीटर इन एयर। और अगेन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है गैमा रेस, तो वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। मतलब एयर में तो वो बड़े आराम से पेनिट्रेट कर पाती हैं ना। आयनाइजेशन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि तीनों की आयनाइजेशन पावर को भी देखा जाए, तो आयनाइजेशन पावर बेसिकली आपके पास जो है वो तीनों रेस की हम आयनाइजेशन ऑफ एयर में ऑब्जर्व करेंगे। तो अल्फा रेज आर हाई आयनाइजिंग पावर क्योंकि उनका चार्ज नंबर ज़्यादा है। देन बीटा की बात की जाए तो लेस देन अल्फा एंड मोर देन गैमा। चार्ज नंबर बीटा पे है लेकिन अल्फा से कम है, तो डेट मीन्स उनकी आयनाइजेशन ऑफ एयर भी कम होगी। और गैमा रेज आर न्यूट्रल, यही वजह है कि इनकी आयनाइजेशन बहुत लो होती है। सो ये पहला लेक्चर रिगार्डिंग न्यूक्लियस एंड रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी बेसिक कॉन्सेप्ट उनका एंड हुआ है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इक्वेशंस रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू।